हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। सेशन था आपका 24-26 का। देखिए, आपकी जो परीक्षा है वो 24/3/2026 को कंडक्ट कराई गई थी। लर्निंग एंड टीचिंग का मैं आपके लिए जो है आंसर की ला रहा हूँ। जो 10 एमसीक्यू आपको एक एक नंबर का पूछा गया था उसको यहाँ पे मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा कि 10 में से आपके कितने अंक आ रहे हैं। ईमानदारी से आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है जी, तो चलिए सीधे हम लोग जो है आंसर की ओर बढ़ते हैं। और एक सेकेंड, हाँ, ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे लर्निंग एंड टीचिंग का यहाँ पे पेपर आपको दिख रहा होगा। 201 पेपर का कोड है। 2026 में आपकी परीक्षा हुई थी। सेशन था आपका 24-26 का। 3 घंटे का वक्त मिला था आपको। फुल मार्क्स से 80 का। 80 में अगर आप 36 लाते हो तो इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। चलिए, अब यहाँ से देखिए क्या बोला गया है। ग्रुप ए की बात करते हैं। 10 छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू के बेस पे और एक एक नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, एजुकेशनल साइकोलॉजी ड्रॉज इट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द स्टडीज कंडक्टेड ऑन, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो अपना संदर्भ जो है किस स्टडीज में कंडक्ट कराती है। एनिमल अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी कि सामान्य दशाओं वाले पशुओं पे बिल्कुल नहीं, ऐसा ये काम नहीं होता है। चिल्ड्रन अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी कि समान दशाओं वाले बच्चे पे, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। एनिमल अंडर कंट्रोल कंडीशन, नियंत्रण स्थितियों के अंतर्गत पशुओं पे, ये भी आंसर इसका नहीं होगा। 3 ऑप्शन कट गए हैं। आखिरी आंसर आपका क्या है, सही है। ह्यूमन बीइंग अंडर कंट्रोल कंडीशन, यानी कि नियंत्रित परिस्थितियों में जो है, स्थितियों में जो है मानव प्राणियों पर यह काम किया जाता है। अगला है, क्लिक इन सोशियोग्राम इंडिकेट्स, सोशियोग्राम में जो क्लिक का अर्थ है वो क्या है। कंपिटेंट पर्सन, यानी कि दक्ष व्यक्ति, बिल्कुल नहीं। सेंटर एट चॉइस, यानी कि चयन का केंद्र, ये भी नहीं होगा। अगला जो ऑप्शन है वो है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम माइनॉरिटी ग्रुप, अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा, ये भी नहीं होगा। बल्कि इसका आंसर होगा म्यूचुअल इंक्लूसिव सब ग्रुप, यानी कि परस्पर संबंधित व्यक्ति। तीसरा सवाल देखिए क्या बोला गया है। द इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा यानी कि ऐसी शिक्षा जिसमें आप सभी बच्चों को एक ही साथ एक ही क्लासरूम के अंदर पढ़ाते हो। सपोज कर लेते हैं कि कोई बोल नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता, या कोई बहुत तेज बच्चा है, कोई बहुत तेज है, कोई गर्ल चाइल्ड है, कोई मैथ में बहुत कमजोर है, या फिर कोई जो है मैथ में बहुत तेज है। इन सारे बच्चियों को, अलग अलग कम्युनिटी के आए हुए बच्चे, रिलीजियस बच्चे को आप एक ही क्लासरूम में, जो देख नहीं सुन सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, कोई बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, नॉर्मल बच्चे को, जो डिफरेंट एबल वाले बच्चे हैं, उन सभी के साथ अगर आप पढ़ाते हो, उसे ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। अब चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपको देखिए मिल रहा है ना, एजुकेशन ऑफ अ चिल्ड्रन विथ डिसेबल्ड अलॉन्ग विद द नॉर्मल वन, यानी कि दिव्यांग और सामान्य बच्चों को आप एक साथ पढ़ा रहे हो। बाकी सब में जो है ऑप्शन गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर डी देखिए क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता के आवश्यक लक्षण क्या है बताएं। तो देखिए, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, कुछ अलग करने वाली बात है, तो वो आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग में दिखेगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। क्यों भाई कन्वर्जेंट थिंकिंग क्यों नहीं होगा। अगर मैं पूछ दूं आपका जो फेवरेट फूड है वो क्या है, तो आप बताओगे कि पिज्जा है, कोई कुछ और बताएगा, तो आपने बिना सोचे समझे जो है बता दिया। बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग में अगर मैं बोल दूं कि आपको कौन सा प्लेस पसंद है, तो आप बताओगे कि मुझे जयपुर पसंद है, कोई बताएगा आगरा पसंद है, कोई बताएगा न्यू दिल्ली, कोई स्विट्जरलैंड। तो मैं पूछूंगा आपको स्विट्जरलैंड क्यों पसंद है, तो आप 3-4 कारण बताते हो। और इंडिया से वो बेहतर क्यों है, वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, वहाँ पे जो है पानी पीने की समस्या नहीं है, वहाँ पे कम लोग हैं, शांत वातावरण है। तो ये सब आप जो है रीजन बताते हो, तो उसी को डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ई, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज लोअर देन क्रॉनिकल एज आर कॉल्ड। देखिए, सबसे पहले तो आईक्यू का फॉर्मूला आप समझ लें, ये हमेशा आपके काम में आएगा। मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100, यानी कि मेंटल एज यानी कि आपकी जो मानसिक एज है। अगर कोई बच्चा 5 साल का है और उसकी सोचने समझने की क्षमता 2 साल की बच्चे की है, तो वो मेंटल एज उसका 2 साल का होगा। और क्रॉनिकल एज यानी कि वो बच्चा 5 साल का है तो 5 साल। ठीक है, तो ये तरीके से आईक्यू को निकाला जाता है। वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से कम है वह क्या कहलाएगा। तो भाई मेंटल एज ही कम है बच्चे का, यानी कि वो बच्चा तेज होगा क्या, नॉर्मल होगा क्या, बिल्कुल नहीं। ये दोनों ऑप्शन आपका कट गया। आगे देखिए, रिटार्डेड यानी कि मंदित बच्चा, बिल्कुल सही बात है। लर्निंग डिसेबल नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ मेमोरी, स्मृति के कौन कौन से महत्वपूर्ण
कारक हैं। तो देखिए ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल और फिर रिकॉग्निशन, यानी कि सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और अभिज्ञान। ये फैक्चुअल सवाल है, आपने इसे पढ़ा होगा। अगला सवाल, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस? बुद्धि मापन का सही सूत्र क्या है? तो अभी आपको मैंने समझाया, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100, यानी कि मानसिक आयु को आप अगर जो उम्र है, कालानुक्रम आयु है, उससे डिवाइड कर दोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर एच, विच इज नॉट अ मेथड ऑफ अ मोटिवेशन? अभिप्रेरणा का कौन सी विधि नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, मोटिवेशन कहाँ पर नहीं आएगा किसी को? जब वो कॉन्सेप्ट सोचेगा या इंटरेस्ट सोचेगा तो मोटिवेशन खुद आएगा। ये तो सही बात है। अगला देखिए, कंपटीशन आ रहा है, कोऑपरेशन आ रहा है, यहाँ पे भी आपको मोटिवेशन मिलेगा। रिवॉर्ड पेनल्टीज, यानी कि रिवॉर्ड अगर आपको कोई दे रहा है या फिर कोई आपको पीट रहा है या फिर धमका रहा है तो वहाँ भी आपको जो है क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो ये तीनों ऑप्शन तो सही वाला है, लेकिन आपसे नहीं वाला पूछा गया है, तो विजडम और इंटेलिजेंस आ जाती है, तो फिर आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपना काम खुद कर लेते हो। अगला सवाल, इन द कंडीशन ऑफ अ थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम के अनुकूलन सिद्धांत में क्या है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब नेचुरल चीजें अननेचुरल से, यानी कि प्राकृतिक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को पुनर्वलित किया जाना, ये नहीं, ये भी नहीं है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक उद्दीपन अप्राकृतिक उद्दीपन का अनुसरण करती है। द नेचुरल स्टिमुली फॉलो द अननेचुरल स्टिमुलस। ठीक है, अगला आखिरी सवाल, व्हाट वाज द 3 पैरामीटर्स ऑफ अ गिलफोर्ड्स मेथड? गिलफोर्ड का 3 पैरामीटर क्या था? तो देखिए इसका 3 जो था पैरामीटर वो था कंटेंट, कॉपरेशन और प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या है? सही जवाब है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अब आप नीचे कमेंट करके बताएंगे 10 में से आपको कितने अंक मिले, ईमानदारी से आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।